हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 जनवरी 2025, दिन बुधवार हो गया। हिंदी तिथि माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या है आज। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाला देश का पहला अखबार बंगाल गजट शुरू हुआ था। 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला अखबार कलकत्ता में शुरू किया गया था और यही वजह कि आज के दिन को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाते हैं हम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक तो महाकुंभ के महापर्व का आज दूसरा अमृत स्नान होगा। मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। आज 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान धर्म का भी विशेष महत्व होगा। और मौनी अमावस्या पर अगर आप भी महाकुंभ घूमने जा रहे हैं तो गाड़ियों की पार्किंग को लेकर भी प्रशासन की तरफ से ये रूट मैप जारी किया गया। अगर आप इन लोकेशन से आ रहे हैं तो पार्किंग स्थल ये रहेंगे। वहीं आज मौनी अमावस्या पर 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक स्नान करेंगे अखाड़े। महानिर्वाणी से होगी शुरुआत। और दोस्तों, आज मौनी अमावस्या पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्लान बनाया है। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जाएगी। 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल होगा। हेलीकॉप्टर के जरिए सभी घाटों पर पुष्प बारिश की जाएगी। और मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं के लिए यूपी सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। बैरिकेडिंग और पांटनू पुलों पर जल्दबाजी न करें। जिस घाट पर पहुंचे वहीं स्नान करके लौट जाएं। ये प्रशासन की तरफ से महाकुंभ को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा अगर आप भी महाकुंभ में घूमने जा रहे हैं तो आप अपने जरूरी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज और पहचान पत्र जरूर हमेशा साथ में रखें और स्नान करने के लिए कम भीड़ भाड़ वाला समय चुनें। महाकुंभ पर मौनी अमावस्या के लिए प्रशासन की ओर से गाइडलाइन में और भी क्या क्या बातें कही गई है, ये देख सकते हैं आप सभी पॉइंट्स भी। क्योंकि दोस्तों, आज मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ देखने को मिलेगी। कल से ही लाखों करोड़ों श्रद्धालु आना शुरू हो चुके हैं और इतनी भीड़ को देखते हुए अगले 3 दिन के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट और गेट को भी बंद कर दिया गया है। 3 फरवरी तक प्रयागराज में स्कूल भी बंद रहेंगे, क्योंकि अभी प्रयागराज में इतनी जनसंख्या, इतनी पॉपुलेशन हो रही है कि दुनिया का सबसे आबादी वाला शहर बन चुका अभी प्रयागराज। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। और आज मौनी अमावस्या पर इतनी भक्तों की भीड़ को देखते हुए महाकुंभ में अतिरिक्त फोर्स भी भेजी गई है। 2 कंपनी RAF की रवाना हुई। तकरीबन 10 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। ये महाकुंभ की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों। महाकुंभ में महाभीड़ देखी जा रही है। जन समुद्र और जन संगम का ऐसा जन सैलाब शायद ही सदियों तक वापस देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि ये महाकुंभ का पावन पर्व अब वापस 144 साल बाद आएगा। अभी महाकुंभ के हालात ऐसे हैं कि जहां नजर डालो चारों तरफ लोग ही लोग हैं। पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। ड्रोन से जमीन तक नहीं दिख रही है। चींटियों की तरह लोग बाग नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, ऐसी भीड़ शायद ही किसी ने अपनी जिंदगी में देखी हो। कल से आधी रात तक ही महाकुंभ में 5.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। टोटल तो आज दिन में 10 करोड़ से भी ज्यादा होने की संभावना है। सड़कें, गलियां सब फुल है। इस बीच शंकराचार्य ने भी कहा कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। महाकुंभ से ये ऐलान किया जाना चाहिए। अभी महाकुंभ में हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और 26 फरवरी तक जब महाकुंभ खत्म होगा टोटल 45 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। और वैसे दोस्तों, आज जो ये मौनी अमावस्या है इस पर मौन रहकर भक्ति करने का पर्व है। मतलब आज के दिन हमें बोलना नहीं चाहिए, मौन साधना, मौन तप करना चाहिए। और साइंटिफिक तरीके से भी देखा जाए तो मौन रहने से कई लाभ मिलते हैं। मन शांत होता है, नकारात्मक विचार और तनाव दूर होते हैं। वैसे तो मेरा भी प्लान था आज मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखूंगा, बोलूंगा नहीं, लेकिन फिर याद आया दोस्तों कि बोलूंगा नहीं तो फिर समाचार कैसे सुनाऊंगा आपको। सही है कि नहीं? मैं भी पागल हो गया। खैर, आप सभी देशवासियों को मौनी अमावस्या की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और महाकुंभ के पर्व की महाभीड़ की तरह हम सब भारतवासी हमेशा मिलकर एकजुट रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बजट सत्र से पहले 31 जनवरी को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेगी, मतलब इस महीने की अंतिम तारीख को। और फिर दूसरे दिन 1 फरवरी को तो बजट भी जारी हो जाएगा। ये संसद का बजट सत्र टोटल 4 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद 14 फरवरी से अंतर सत्र अवकाश रहेगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नई टीम देश का बजट तैयार कर रही है। और इस बार के बजट में क्या क्या प्लान है सरकार के, मैंने आपको कल ही बताया था अपडेट। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया उड़ीसा से। और यहाँ पीएम बोले कि पूर्वी भारत देश का विकास इंजन है। पीएम ने कहा कि कच्चे माल का निर्यात मंजूर नहीं है, देश में ही चीजों को बनाया जाए। और इसके लिए हम इकोसिस्टम बदल रहे हैं ताकि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया चीजें बढ़ सके। पीएम ने कहा कि भारत में कॉन्सर्ट इकोनॉमी की संभावनाएं हैं। उन्होंने कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का जिक्र भी किया और कहा कि राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स पर ध्यान दें। यहाँ उड़ीसा में प्रधानमंत्री ने उत्कर्ष उड़ीसा और मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया और बोले कि उड़ीसा नए भारत के आशावाद और मौलिकता का प्रतीक है। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि भारत में डिजिटल भुगतान में UPI की हिस्सेदारी बढ़कर 83% हो चुकी है। मतलब जैसे ऑनलाइन पेमेंट, IMPS, RTGS, इन सब की बजाय भी UPI का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग बाग, है? और RBI ने एक और रिपोर्ट में कहा कि पिछले 5 साल में हमारे देश में क्रेडिट कार्ड दोगुने हो चुके हैं और क्रेडिट कार्ड
के जरिए ट्रांजेक्शन में भी उछाल आया। अभी हमारे देश में कुल कितने क्रेडिट कार्ड है, इसको लेकर भी आंकड़ा सामने आ रहा कि 10 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा लोगों के पास क्रेडिट कार्ड पहुंच चुके हैं। आरबीआई की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं खबर है दोस्तों, देश में सबसे बड़े पोर्ट पर कार्गो ट्रैफिक भी बीते महीने दिसंबर में 3.25% बढ़ा। गुजरात स्थित दीनदयाल पोर्ट सबसे आगे रहा। चलिए अगले बड़ी खबर देखिए। इस राज्य में अब रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों में फिल्म नहीं देख पाएंगे बच्चे। हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से यह ऑर्डर जारी किया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे लेट नाइट थिएटर में न आए। सरकार इसके लिए नियम बनाए, सुबह 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद अब मूवी थिएटर सिनेमा हॉल में बच्चों को एंट्री नहीं दी जाएगी। चलिए अगली खबर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएई के राजनयिक सलाहकार से मुलाकात की और इस दौरान भारत यूएई संबंधों की मजबूती पर भी जोर दिया। और खबर देखिए दोस्तों, भारत ने श्रीलंकाई नौसेना की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई। मछुआरों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सख्त हुई। दरअसल बात कुछ यूं है कि बीते दिन श्रीलंका की नौसेना ने गोलीबारी की, जिसमें हमारे 5 भारतीय मछुआरे घायल हो गए। तो फिर भारत ने उच्चायुक्त को तलब किया और कहा कि इस तरह के एक्शन बर्दाश्त नहीं है। वहीं पॉलिटिकल पार्टी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का बैंक बैलेंस और कैश है इस पार्टी के पास, जो कि कांग्रेस से करीब 8.5 गुना ज्यादा है। और बीजेपी का तो ये भी दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी है। चलिए खबर देखिए। मुंबई में डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है अब महाराष्ट्र सरकार। और इन वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण पर स्टडी करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 7 मेंबर्स की एक कमेटी भी बनाई है, जो कि अगले 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। तो बढ़ते प्रदूषण की वजह से महाराष्ट्र सरकार भी मतलब दिल्ली की तरह राज्य में अब इस तरह के वाहनों पर प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी प्रदूषण पर चिंता जताते हुए ये 4 बड़ी बातें कही थी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया और बोले कि इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। उत्तराखंड में ये नेशनल गेम्स की शुरुआत हुई। 2025 स्कूली बच्चों ने शंख बजाया। मोदी बोले कि खिलाड़ी मुझे पीएम यानी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि परम मित्र मानते हैं। और एक दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों। देश की राजधानी दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 8 से 10 लोग अभी भी फंसे हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में घटना हुई। वहीं किसान नेता डल्लेवाल बोले कि हमारी मांगे पूरी नहीं होने तक ये अनशन चलेगा। और आज से पंजाब में श्री अखंड साहिब का भोग भी लगेगा। 12 फरवरी को फिर किसानों की महापंचायत होगी और 14 फरवरी को मतलब किसानों की सरकार के साथ बैठक भी होगी। तो फसलों पर एमएसपी कानूनी गारंटी समेत अपनी 13 मांगों को लेकर जो पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनको 64 दिन पूरे हो चुके हैं। वहीं पंजाब में जो बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित किया गया, तो इस मामले पर भी खबर आ रही। दलित संगठनों ने पंजाब में अमृतसर दिल्ली हाईवे भी जाम किया। लुधियाना में दुकानें बंद कराई गई। जालंधर में भी प्रदर्शन देखा गया। अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने वाले पर एनएसए लागू करने की मांग की। दोस्तों अभी यूएस इलेक्शन की वजह से क्रिप्टो ने एक ऑल टाइम हाई टच किया है और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है। मतलब कि ये बिल्कुल सही वक्त हो सकता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का। लेकिन कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ और सिक्योर है क्रिप्टो में निवेश करने के लिए? तो दोस्तों इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक कॉइन स्विच के साथ आप ये कीजिए। और अब तो आप यहाँ क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड भी कर सकते हैं, जहां आपको मिलती है लोएस्ट फीस 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज भी ले सकते हैं आप। मतलब कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं ट्रेड करने के लिए, तो भी आप 25,000 के साथ ट्रेड कर सकते हो। प्लस अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नए हो तो पहले 15 दिनों के लिए आपको मिलता है 100% फीस रिबेट। मतलब कि आप अपनी फीस सेव करोगे। कॉइन स्विच FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या? कॉइन स्विच अभी आपको दे रहा 1% कैशबैक और पहले 30 दिनों के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। कॉइन स्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व यानी POR भी मेंटेन किया जाता है, जिसके डेटा भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों कॉइन स्विच ने हाल ही में लॉन्च किया है कॉइन स्विच केयर्स, जहां 600 करोड़ का रिकवरी फंड लॉन्च किया गया है, जो कि वजीर एक्स के अफेक्टेड यूजर्स को मदद करेगा उनके अफेक्टेड फंड्स को विड्रॉ करने में। ये दिखाता है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। तो दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, अभी जाकर कॉइन स्विच को चेकआउट कीजिए। चलिए खबर देखिए। आगरा एयरफोर्स बेस में भी शामिल होगा C295 विमान। 71 सैनिक, 44 पैरा ट्रूपर्स और 24 स्ट्रेचर ले जाने में सक्षम है ये विमान। 3 महीने से पायलट इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इससे भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सक्षम नाम के इस छोटे से लड़के को यंगेस्ट मैप जीनियस का खिताब मिला है। 5 साल की उम्र में 4था नेशनल रिकॉर्ड बना इनके नाम पर। इस बच्चे की खासियत ये है कि 10 सेकंड में मैप पर कोई भी कंट्री ढूंढ लेता है। सक्षम ठाकुर इसका नाम है। मेनी कांग्रेट्स नन्हे बच्चे को वाकई में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पीड़ित महिला शिकायत करने के लिए थाने क्यों जाए। अभी तक भी देश में महिलाओं की शिकायत के लिए ऑनलाइन सिस्टम क्यों नहीं है? केंद्र सरकार से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में अपराध पीड़ित महिलाओं को शिकायत दर्ज करवाने में होने वाली परेशानियों पर चिंता जताते हुए ये सरकार को फटकार लगाई। और आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ दोस्तों। देखिए आजकल मार्केट में मुद्रा लोन योजना के नाम पर लोगों के साथ ठगी की जा रही है।
तो सरकार ने भी एक एडवाइजरी में कहा कि सरकार कभी खुद इस योजना के लिए फोन करके आपको लोन नहीं देती है, तो ऐसे स्कीम से आप बचें। और अगर आपको फोन करके कोई कह रहा है कि मुद्रा योजना के तहत लोन दे रहे हैं हम, तो उन पर कभी विश्वास ना करें। समझ रहे हो? मुद्रा योजना के नाम पर लोगों के साथ स्कीम कुछ इस तरह से होता है, या तो उनको व्हाट्सएप पर मैसेज और लिंक भेजे जाते हैं, फेसबुक वगैरह पर विज्ञापन के जरिए भी लोगों को क्लिक करवाए जाते हैं। तो इससे स्कीम से बचें आप, है ना। मुद्रा योजना स्कीम से बचने और लोन लेने का सही तरीका क्या है, इसके भी कुछ स्टेप्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। यमुना के पानी में जहर मामले पर अब मुश्किल में फंसे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा और आज 8 बजे तक की मोहलत दी है कि इस पर जवाब दो, क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल और यहाँ तक कि वर्तमान सीएम आतिशी ने भी आरोप लगाए थे कि यमुना के पानी में जहर वगैरह छोड़ा गया। हरियाणा सरकार पर भी आरोप लगाए थे। तो यमुना विवाद को लेकर हरियाणा के भी मुख्यमंत्री बोले कि अपने बयान पर माफी मांगे केजरीवाल, हम मानहानि केस करेंगे। तो केजरीवाल बोले कि केस कर दो, फांसी पर चढ़ाओगी क्या। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर एक अपडेट तो ये कि केजरीवाल से अब यमुना में जहर वाले दावे का सबूत मांगा है चुनाव आयोग ने कि हाँ आप किस बेसिस पर ये कह रहे हैं, हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आज बुधवार रात 8 बजे तक का समय है केजरीवाल के पास। इधर राहुल गांधी भी बोले कि केजरीवाल छोटी कार से आए, शीश महल में रहे, मोदी से कांपते हैं। केजरीवाल ने पूछा कि रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट कैसे मिली। तो अब देखा जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी एक दूसरे के खिलाफ हो चुकी है। इंडिया गठबंधन तो पहले ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन अब सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इधर केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमीरों का लोन माफ मत करो, आधी हो जाएगी टैक्स की दरें। वहीं दोस्तों दिल्ली दंगों के आरोपी को चुनाव प्रचार के लिए पैरोल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी। ताहिर को 12 घंटे प्रचार करके वापस जेल में लौटना होगा, पुलिस भी साथ में रहेगी। और खबर तो ये भी है कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए अब प्रचार करेगी सपा भी। केजरीवाल और अखिलेश यादव 30 तारीख को एक साथ रोड शो भी निकालेंगे। समाजवादी पार्टी अब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई दिख रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने भी एक बड़ी घोषणा की, कहा कि आम आदमी पार्टी का विधायक बनने पर हर सोसाइटी को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये कुछ इलेक्शन का माहौल चल रहा है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। शरिया कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची एक मुस्लिम महिला और इसकी बजाय उत्तराधिकार कानून लागू करने की मांग की। तो महिला की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत और उत्तराधिकार पर केंद्र सरकार का रुख क्या है ये पूछा, क्योंकि याचिकाकर्ता ने ये मांग की है कि पर्सनल लॉ न मानने वालों को भारतीय कानून से उत्तराधिकार का हक मिलना चाहिए। तो देखते हैं अब केंद्र सरकार द्वारा इस पर क्या जवाब पेश किया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे ये शरिया कानून क्या है, मुस्लिमों का एक शरिया लॉ है ये, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं एक और कोर्ट का मामला देखिए आप। नाजायज पिता से गुजारा भत्ता की मांग याचिका को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट की भी अनुमति नहीं दी। लगभग 2 दशक से चले आ रहे इस केस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया। और खबर है कि अगले महीने हो सकती है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। दोनों देशों के अधिकारी संपर्क में हैं। भारत में होगी अब अगली क्वाड बैठक भी। अमेरिका में नए राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी ने बधाई भी दी और अभी एक दिन पहले फोन पर भी बातचीत की थी। जल्दी उनकी मुलाकात का भी प्लान किया जा रहा है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। और आपका दिल करे मन करे तो एक लाइक और शेयर भी कर देना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मौसम अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए अभी देश के 11 राज्यों में कोहरा छाने की चेतावनी, 4 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है और राजस्थान के बाड़मेर में तो दिन का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच चुका है। अभी वापस ठंड कम हो गई और गर्मी जैसे हालात महसूस होने लगे हैं कई राज्यों में। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की चेतावनी, जनवरी में चौथी बार गिरेगा मावठा। भोपाल, इंदौर समेत 15 जिलों में आज से बदलेगा मौसम। इधर उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पूरे प्रदेश में बारिश होगी। यूपी के 33 जिलों में घने कोहरे की भी चेतावनी, अलर्ट जारी हुआ। राजस्थान में भी फिर से बारिश की चेतावनी है। हालांकि रात में अब भी वापस तेज सर्दी पड़ सकती है, लेकिन दिन में ठंड और शीतलहर से थोड़ी राहत मिली है। इधर बिहार के भी 10 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट है। 1 फरवरी के बाद बिहार में फिर से ठंड बढ़ेगी। भागलपुर और नालंदा की हवा भी अभी सबसे खराब चल रही है। पंजाब के भी 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, इसके चलते अगले 3 दिन पंजाब में बारिश की भी संभावना है। और हरियाणा में देखिए समय से पहले सुनहरी होने लगी गेहूं की फसलें। तापमान बढ़ने की वजह से गेहूं का दाना हल्का और पतला छोटा पैदा होगा। इससे गेहूं की फसल की पैदावार 25% तक गिर सकती है, क्योंकि हरियाणा में समय से पहले एक ठंड कम हो गई है। और जब ठंड कम हो जाती है तो गेहूं की फसल इतनी अच्छी पक नहीं पाती है। तो इस बार किसानों को भी इस वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ में देखिए सरगुजा में कड़ाके की ठंड से एक बुजुर्ग की जान चली गई। बलरामपुर कोरिया में ओस की बूंदे भी बर्फ की तरह जमने लगी। अभी छत्तीसगढ़ में फिर से ठंड शुरू हो गई है। और अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, देश भर के अलग अलग राज्यों में देख सकते हैं आप जानकारी। और चलिए दोस्तों मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो आज सोने चांदी के दाम में गिरावट देखी गई। गोल्ड का प्राइस 84 रुपए कम होकर 80,313 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी 524 रुपए तक सस्ती हुई और अभी चांदी का रेट 89,750 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखी गई। सेंसेक्स 535 अंक चढ़कर 75,901 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 128 अंक चढ़ा। और खबर है डेंटा वाटर एंड इंफ्रा आईपीओ अलॉटमेंट की घोषणा हो चुकी है, निवेशकों को राहत मिली। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। तीसरी तिमाही में हुंडई मोटर का मुनाफा 19% घटा और टीवीएस का भी तीसरी तिमाही में मुनाफा 4% बढ़कर 618 करोड़ रहा। ओके, और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर है महाराष्ट्र के सोलापुर में जो जीबी सिंड्रोम फैल रहा, उसके 9 और केस सामने आए। एक व्यक्ति की जान चली गई। अब मरीजों की संख्या टोटल बढ़कर 110 हुई, जिनमें से 17 लोग गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर हैं। महाराष्ट्र सोलापुर में 7 जगहों पर प्रदूषित पानी भी मिला, जिसके जरिए मतलब ये जीबीएस गुइलेन बेरे सिंड्रोम फैल रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। चलिए अगली खबर देखिए। ग्रीस के एक्रोपोलिस जैसा वडनगर गुजरात का म्यूजियम है। ये 2500 साल पुराने मोदी के गांव में बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। और बड़ी खबर आ रही है, वक्फ बिल पर आज जेपीसी की आखिरी बैठक होगी। रिपोर्ट को स्वीकार करेगी जेपीसी समिति। और अब अगले 6 महीने के अंदर अंदर वेबसाइट पर देनी होगी वक्फ संपत्ति की जानकारी भी। इन बदलावों के साथ स्वीकारा गया वक्फ का नया विधेयक। और बताया जा रहा है कि जेपीसी की बैठक में विपक्ष पूरी तरह से खाली हाथ रह गया, क्योंकि इस बैठक के बाद अब आखिरकार वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी मिलने जा रही है। और वहीं दोस्तों अभी एक दिन पहले आपको पता होगा उत्तराखंड में जो यूसीसी कानून लागू हुआ, तो उसके खिलाफ भी अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये चेतावनी दी गई। उत्तराखंड में लागू हुई समान नागरिक संहिता कानून का विरोध करेंगे ये। और बोर्ड ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इस मुद्दे पर सड़कों पर भी उतरेंगे, जेल भरेंगे, आंदोलन करेंगे। यूसीसी और वक्फ बिल दोनों के ही खिलाफ मुस्लिम लॉ बोर्ड ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि अब बंद होगा रूमाल रखकर वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने का सिलसिला, हम कसेंगे सिकंजा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले बहुत कम खर्च में चीन ने बनाया चैट जीपीटी का विकल्प डीप सीक। भारत के लिए भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल की वजह से कई नई राहें खुलेंगी और एआई में सिलिकॉन वैली का वर्चस्व तोड़ेगा ये चीन का डीप सीक। जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी है ना, वैसे ही चाइना ने ये अपना खुद का एआई मॉडल पेश किया है। और जैसे ही चाइना के एआई मॉडल की मार्केट में एंट्री हुई, अमेरिकी मार्केट 3% तक गिर गया। एनवीडिया की वैल्यूएशन भी 51 लाख करोड़ रुपए घटी। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ये अलर्ट होने का समय आ चुका है। इस नए डीप सीक एआई पर देश के एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि ये एल्गोरिदम ने सटीकता का वो स्तर हासिल कर लिया है जिसे कभी विज्ञान कथा माना जाता था। और ये सिर्फ चीन की चाइना की जीत नहीं है, बल्कि मानवता के लिए भी एक बड़ी छलांग है। इतना पावरफुल है दोस्तों ये डीप सीक एआई। चैट जीपीटी के मुकाबले बहुत ज्यादा एडवांस है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि चैट जीपीटी के मुकाबले मात्र 10% खर्चे पर, यानी चैट जीपीटी से 90% सस्ता, चाइना ने ये डीप सीक एडवांस एआई बना लिया। जस्ट अमेजिंग, राइट? चलिए अगली खबर आ रही है। जीएसटी के सभी पुराने बकाया को खत्म करने का मौका है, ब्याज और जुर्माने से भी मिलेगी छूट। जी हाँ, दरअसल सरकार ने जीएसटी संबंधित सभी पुरानी डिमांड को खत्म करने का फैसला किया है। कारोबारियों को सिर्फ बकाया टैक्स का ही भुगतान करना पड़ेगा। ये एक नई स्कीम निकाली है जिसके तहत जीएसटी पोर्टल पर अब आपको ये ऑप्शन भी मिल जाएंगे और 31 मार्च तक का समय है कारोबारियों के पास, तब तक वो ये बकाया का जीएसटी भुगतान कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो आज अपना 100वां मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। GSLV F-15 रॉकेट प्रक्षेपण का काउंटडाउन शुरू हुआ। आज 29 जनवरी को सुबह 6:23 पर इसकी लॉन्चिंग टाइम रखी गई और इसरो के इस 100वें मिशन की सफलता के लिए तिरुमाला मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। चलिए अगली खबर देखिए। खेल समाचार पर खबर है, इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से तीसरा T20 हराया। ओवरटन को 3 विकेट मिले, डकेट ने 50 लगाई, वरुण चक्रवर्ती को भी 5 विकेट मिले। वहीं खबर है जसप्रीत बुमराह ने जीता सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड भी और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी इनके नाम ही रहा इस साल। 2 दिन में ही 2 बड़े अवार्ड मिले हैं बुमराह को। मेनी कांग्रेट्स जसप्रीत बुमराह को। अच्छा, और वहीं लड़कियों के मैच पर भी अपडेट है। अंडर 19 T20 विमेंस वर्ल्ड कप में पहली बार भारत का शतक लगा। भारत की त्रिशा ने नॉट आउट 110 रन बनाए। इनके पिता ने जमीन बेचकर इनको क्रिकेट की ट्रेनिंग करवाई थी। तो देखिए बेटी अब पिता की मेहनत पर रंग ला रही है ना। चलिए खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस अगले 3 दिन के लिए दिल्ली का दौरा करने जा रहे हैं। 29 से 31 जनवरी तक वो दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे। चलिए अगली खबर आ रही, दुनिया की टॉप 10 ताकतवर एयरफोर्स की लिस्ट जारी हुई, जिसमें अमेरिका टॉप नंबर पर रहा। भारत और पाकिस्तान की रैंकिंग पोजीशन की बात करें तो एक अच्छी और खास बात यह है दोस्तों कि भारत की वायुसेना का नाम भी दुनिया की टॉप 5 ताकतवर एयरफोर्स की लिस्ट में शामिल हुआ। इस लिस्ट में अमेरिका सबसे आगे रहा, जबकि रूस और चाइना भी पीछे छूट गए हैं और पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत से 3 अंक और नीचे 7वें स्थान पर है। चलिए अगली खबर देखिए, जिस काम के लिए नंबर लिया सिर्फ
सिर्फ उसी में उसका इस्तेमाल होगा। बच्चों की सुरक्षा में भारतीय कानून यूरोप के GDPR से सख्त हुआ। दरअसल केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह प्लान बनाया कि भारत में जल्द ही डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो लागू होगा DPDP, उसके बाद मोबाइल नंबर, टेलीकॉम वगैरह को लेकर भी ये कुछ सख्त नए नियम लागू किए जाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड में जो PM मोदी ने राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया, इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया अभियान का भी आह्वान किया है। PM बोले कि हमारे देश में आजकल मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है और हर उम्र के लोग, बच्चे बूढ़े मोटापे से प्रभावित हो रहे हैं। तो फिट रहें, हिट रहें, रोजाना योगा, वर्कआउट, एक्सरसाइज जरूर करें, है ना। और वैसे अगले महीने फरवरी में PM मोदी अमेरिका भी जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर मोदी वही करेंगे जो सही होगा। वही खबर है, दिहाड़ी कामगारों को भी पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा, बीमा का भी फायदा मिलेगा। जल्द ही सरकार ये नई योजना शुरू करने जा रही है। श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने इन सभी विवरणों को अंतिम रूप भी दे दिया है। और खबर है दोस्तों, पेटीएम पेमेंट सर्विस के CEO नकुल जैन ने इस्तीफा दिया। कंपनी ने शेयर बाजार को भी आगे का प्लान बताया। वही देखिए, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिलेंगे 25-25 हजार रुपए, बस इसके लिए उनको एक काम करना होगा। दरअसल झारखंड सरकार ने फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि जो अनुसंधान करता है, ऐसे कर्मचारी जो रिसर्च करें, खोज करें, तो उनको 25,000 रुपए तक का मोबाइल फोन उपलब्ध करवाया जाएगा, है ना। और मंदिर प्रशासन द्वारा जारी एक आदेश देखिए आप, मिनी स्कर्ट या शरीर दिखाने वाले कपड़े पहनकर नहीं आ पाएंगे श्रद्धालु। महाराष्ट्र मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर यह नया निर्देश जारी हुआ। वहीं खबर है, कर्नाटक में हाथियों के हमलों से निपटने के लिए बनाया जाएगा 26 किलोमीटर लंबा रेलवे बैरिकेड, 40 करोड़ रुपए खर्चे की घोषणा की है कर्नाटक के वन मंत्री द्वारा रामनगर जिले में। ये और खबर है दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली के हर मंदिर में होगा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ और हिंदुओं से भी संत इस बात को लेकर अपील करेंगे। और खबर है दोस्तों, जेप्टो कंपनी की घर वापसी हुई। कंपनी ने IPO लाने से पहले सिंगापुर से अपना बेस हेडक्वार्टर वापस भारत में शिफ्ट किया। वहीं सेबी का नया प्लान देखिए, शेयर बाजार में तकनीकी गड़बड़ियों की सूचना के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से नया पोर्टल बनाया गया, जिसके जरिए स्टॉक मार्केट में टेक्निकल प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा, है ना। और खबर है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने BSF की मांग को मंजूर किया, सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए जमीन भी दी। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में करीब 55% ड्राइवरों की नजर कमजोर है। 50,000 ड्राइवरों की जांच की गई और इसमें ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जबकि 53% को तो दूर की दृष्टि में सुधार करने की भी जरूरत है। कहीं न कहीं देखा जाए तो ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर वगैरह होते हैं वो काफी लंबे समय तक ड्राइव करते हैं और इससे एक्सीडेंट होने की घटनाएं बढ़ सकती हैं अगर ड्राइवरों को नजर कम होती है, दिखता कम है तो, समझ रहे हो। और खबर है दोस्तों, भारतीय वायुसेना करेगी 300 गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम की खरीदारी। दुश्मन के ठिकानों पर अब बरसेंगे हवाई गोले भी और इंडियन एयरफोर्स की ताकत इससे भी बढ़ेगी, है ना। वहीं स्कूलों में भी बच्चों को लेकर एक रिपोर्ट आ रही कि सरकारी स्कूलों में तीसरी क्लास तक पढ़ाई का स्तर बढ़ा है। हमारे देश में 14 से 16 साल के 80% से भी ज्यादा बच्चे अभी स्मार्टफोन चलाते हैं। ASER यानी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। और खबर है, जम्मू कश्मीर में भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए DPIIT और JKEDI के बीच समझौता हुआ है। और खबर देखिए, इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली कर्तव्य पथ परेड में बेस्ट झांकी का अवार्ड उत्तर प्रदेश की महाकुंभ की झांकी को मिला है। 40% वोट के साथ ये झांकी टॉप पर रही, अलग अलग देशों की जो झांकियां थी उसके मुकाबले, है ना। और वही खबर है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर पिछले 10 सालों में 33,433 करोड़ रुपए का केंद्रीय कोष तय हुआ है। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और खबर है, गुरमीत राम रहीम बाबा की सुरक्षा में 200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। हनीप्रीत भी हरियाणा रोहतक से सिरसा डेरे तक लाई गई। फोटो वीडियो लेने पर भी रोक लगाई। दिल्ली चुनाव से पहले उन्हें ये पेरोल मिली है। और खबर है दोस्तों, कनाडा में प्रधानमंत्री की रेस में हमारी भारतवंशी रूबी ढल्ला भी शामिल हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर इंदिरा गांधी को इन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी। अब अप्रवासियों को निकालने का वादा भी किया। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, किया सिरोस जो नई गाड़ी लॉन्च की कंपनी ने, इसका एक्सटीरियर लगभग सही है लेकिन इंटीरियर काफी प्रीमियम है। 1.5 लीटर इंजन के साथ आपको इसमें माइलेज वगैरह अच्छे मिलेंगे। 1 फरवरी को कंपनी इस कार को लॉन्च करेगी, ठीक है। इसके अलावा 2 व्हीलर पर भी एक अपडेट आ रहा है। ट्राइम्फ स्पीड ट्विन 1200 भी लॉन्च हुई, जिसकी शुरुआती कीमत तकरीबन 13.25 लाख रुपए है। बुलेट की तरह दिखने वाली ये गाड़ी है। और एक दुर्घटना देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत में जैन धर्म महोत्सव में हादसा जो हो गया टेंट गिरने का, उसमें 7 लोगों की जान चली गई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दें। और खबर देखिए, संस्कृत भाषा को हिंदुओं की राष्ट्रभाषा घोषित करने का भी धर्मादेश जारी हुआ। महाकुंभ में तीनों पीठों के शंकराचार्यों ने कहा कि भारत से खत्म होना चाहिए गो हत्या का कलंक भी। चलिए कुछ और महाकुंभ से जुड़े अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी महाकुंभ पहुंचे और यहाँ स्नान करके डुबकी लगाई और बोले कि जो महाकुंभ नहीं आएगा देशद्रोही कहलाएगा। संगम में उन्होंने 5 डुबकी लगाई, कहा कि हम सनातन का परचम लहराने आए हैं। और रेलवे से भी खबर आ रही, आज मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। सैकड़ों श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से भी रवाना हुई पहली गाड़ी। और मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। रेलवे की तरफ से 350 और एक्स्ट्रा अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की भी तैयारी कर ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपकी यमुना में डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपने अपने गुरु को धोखा दिया। अब हर काम में डकैती डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी
दी है। एक चुनावी जनसभा के दौरान सीएम योगी ने ये आरोप लगाए। और वहीं देखिए दोस्तों, महाकुंभ में पहली बार एक मंच पर आए 3 पीठों के शंकराचार्य संयुक्त धर्मादेश भी जारी किया। इन्होंने भारत की संस्कृति की रक्षा, विस्तार और संस्कृत भाषा के विस्तार पर भी जोर दिया। और खबर है दोस्तों, आसमान से कुछ यूं दिखा महाकुंभ का विहंगम नजारा। दूर दूर तक रंग बिरंगे टेंट, नदियां और नावें दिख रही हैं। ये महाकुंभ में शूट किया हुआ ड्रोन वीडियो भी आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है ना। चलिए महाकुंभ के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, ओलंपिक 2036 के लिए गुजरात अहमदाबाद की संभावनाएं ज्यादा हैं। पेरिस ओलंपिक के कार्यकारी निदेशक का गुजरात दौरा हुआ और उन्होंने कहा कि बिड के लिए सॉलिड प्लान की जरूरत है। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से एक और खबर है, टाटा नेक्सॉन ICNG डार्क एडिशन भी लॉन्च हुई। 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से माइलेज मिलेगा इसमें। और खबर देखिए दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री से मिले भारतीय विदेश सचिव, कहा कि दोनों देशों ने तनाव को बेहतर मैनेज किया। चीन बोला कि सहयोग बढ़ाने के भी उपाय करेंगे। वहीं मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर को अब NIA भारत लाने की तैयारी कर चुकी है। अगले 1-2 दिन में NIA की टीम अमेरिका पहुंच जाएगी। हाल ही में US सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रत्यर्पण की मंजूरी भी दी थी, आपको पता होगा। और देखिए, अमेरिका में गूगल अपने नक्शे में भी मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करेगा। ये ट्रंप की सरकार आने के बाद फैसला लिया गया है। चलिए खबर देखिए, बिहार में बालू लेकर यूपी जाने वाले ट्रकों के लिए नया फरमान जारी हुआ। अब इन सड़कों से आवाजाही पर रोक रहेगी। जी हां, बिहार बक्सर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने यह आदेश भी जारी किया है। वहीं खबर है, बिहार में सरकारी परिसर एक्ट भी लागू हुआ। ये कानून तोड़ा तो जुर्माने के साथ जेल भी होगी। सरकारी परिसरों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई उठाने के लिए नीतीश सरकार की तरफ से नए कानून को मंजूरी दी गई है ना। और बिहार में दोस्तों, मछली पालकों के लिए भी नीतीश सरकार ने एक और बड़ी खुशखबरी दी है। और वो ये कि बिहार सरकार ने मत्स्य विपणन किट नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए मत्स्य पालन यानी मछली पकड़ने वाले जो मत्स्य विक्रेता हैं उनको ये लाभ मिलेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर दी है। 25% तक शिक्षा का भत्ता बढ़ा दिया है। सरकारी कर्मचारियों के बाल शिक्षा भत्ते में यह बढ़ोतरी की है हरियाणा की नायब सिंह सरकार ने, है ना। वहीं खबर देखिए, हरियाणा कैबिनेट बैठक में 15% मंत्री बनाए जाने का मामला सामने आया। हाईकोर्ट में समय की कमी की वजह से सुनवाई स्थगित हुई। एक याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि 14 मंत्री ऐसे जो है नहीं होने चाहिए। और खबर है, हरियाणा में जल्द शुरू होगी हेली टैक्सी सेवा भी। 2 रूट पर सरकार का मंथन चल रहा है। और वहीं देखिए दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस इंटरव्यू केस की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बर्खास्त DSP ने गैंगस्टरों का खतरा भी बताया। SIT के लिए भी मांगे उत्तराधिकारियों के नाम। और हरियाणा सरकार का एक और प्लान है, हरियाणा में बसेंगे 10 अति आधुनिक औद्योगिक शहर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरा होने के मौके पर उन्होंने ये रोड मैप जारी किया और इस दौरान कई सारे नए प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया है। ये अभी प्रदेश के नए प्रोजेक्ट हैं जिन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। ये मतलब हरियाणा सरकार का प्लान है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी हो सकता है अनिवार्य। नहीं होने पर पेट्रोल और फास्टैग लेने में भी होगी परेशानी। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय ने मिलकर अब ये भी एक तरह का नया कानून लागू करने का प्लान किया है। ड्राइविंग लाइसेंस, ईंधन और फास्टैग अब जारी नहीं होंगे, तो वित्त मंत्रालय ने MORTH पोर्टल पर विचार विमर्श करने की सलाह भी दी है। एजुकेशन पर कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, 1 ईयर एमएड कोर्स की शुरुआत हो चुकी है। 1 साल में अब आपको एमएड की डिग्री मिल जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह बदलाव किया गया है। वहीं सरकारी नौकरी पर एक अच्छा अपडेट आ रहा, MPESB में 2573 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इनके आवेदन की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। अब आप 7 फरवरी तक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। ऑफिस असिस्टेंट समेत अन्य पदों पर यह भर्तियां होगी। और यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा पर भी खबर है दोस्तों, PSC की वाहिनियों में होगी दौड़ की परीक्षा। 7 फरवरी तक स्टूडेंट को सत्यापन पूरा करना है। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, परप्लेक्सिटी AI ने अमेरिकी टिकटॉक को खरीदने का ऑफर दिया। वहीं खबर है, US नागरिकों को नहीं देना होगा इनकम टैक्स। देश के खजाने को भरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने भी मास्टर प्लान बनाया। ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन ये ऐसे देश हैं जो टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। वो बोले कि ये देश हमारे प्रोडक्ट पर भारी टैरिफ लगा रहे हैं तो हम भी ज्यादा टैक्स लगाएंगे, ऐसा। वहीं देखिए, 15 महीने बाद उत्तरी गाजा में लौट रहे हैं फिलिस्तीनी, इजराइल ने भी इजाजत दी। और बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश में रेल सेवाएं भी ठप हुई, लाखों यात्री परेशान हुए। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल यूनिस सरकार के लिए भी चेतावनी बनी। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं अपन। देखिए, वृष राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति मिलने के योग है। तुला और धनु राशि के लोगों को भी किस्मत का साथ मिल सकता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार गणतंत्र दिवस की झांकियों में किस राज्य की झांकी ने नंबर 1 पुरस्कार जीता है। कमेंट में आपको लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।